हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो अपनी सेकंड यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स बीएससी सेकंड ईयर, उसके अंदर अपन ने जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें कार्नो इंजन, उसकी दक्षता और उसके ऊपर आधारित ऊष्मागतिकीय पैमाना या केल्विन स्केल के बारे में पढ़ा था। आज अपन अपने लेक्चर में एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। एंट्रोपी एक नया ऊष्मागतिकीय पद है जो कि एक अवस्था फलन है। जैसे अपन ने एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, इनके बारे में पढ़ा था। तो जनरली जो एंट्रोपी है वो अपन जो कार्नो इंजन की डेफिनेशन थी, जो अपन ने उसकी दक्षता देखी थी नीटा, वो होती है Q1 माइनस Q2 बटे Q1, जहाँ Q1 है वो अपने सोर्स से अवशोषित की गई ऊष्मा और जो Q2 है वो सिंक को दी गई ऊष्मा है। इसी तरह T1 माइनस T2 बटे T1 ये टेम्परेचर के रूप में थी, जहाँ T1 सोर्स का टेम्परेचर और T2 सिंक का टेम्परेचर है। तो यहाँ अपन Q1 के डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस Q2 बटे Q1, इधर T1 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस T2 बटे T1। ये जो दोनों एफिशिएंसी की डेफिनेशन ये इक्वल होती है, इसलिए अपन इक्वल का साइन लेके चलेंगे। 1 to 1 कैंसिल हो गया तो इधर बच गया Q2 बटे Q1 और इधर आ गया T2 बटे T1। अपन Q2 के नीचे T2 ले आएंगे और इधर ये ले आएंगे, इनको क्रॉस में इंटरचेंज करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये जो इक्वेशन है इसका मतलब जो Q बटे T है, इनका जो रेशियो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अपन जो Q है ये एक रिवर्सिबल चक्र था, कार्नो साइकिल थी वो एक रिवर्सिबल साइकिल थी, तो इसलिए अपन ने Q रिवर्सिबल बटे टेम्परेचर, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, जो कि अपन ने इसको डेल्टा एस के द्वारा डिनोट कर दिया। और ये जो डेल्टा एस है ये अपना एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। तो जो Q रिवर्सिबल है वो क्या हो गया, किसी ताप पर उत्क्रमणीय प्रक्रम में किसी ताप पर अवशोषित की गई ऊष्मा या उत्सर्जित की गई ऊष्मा, कोई भी ऊष्मा हो सकती है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तथा T वो टेम्परेचर है। ये जो ऊष्मा और टेम्परेचर का रेशियो है यही अपना क्या एंट्रोपी कहलाता है। तो एंट्रोपी की डेफिनेशन भी यही हो जाएगी कि किसी तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा तथा वह परमताप जिस पर ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, इनका अनुपात क्या कहलाता है, अपने पास एंट्रोपी कहलाता है। यहाँ जो अपन ने एंट्रोपी को चेंज के रूप में लिखा है क्योंकि ये दो डिफरेंट स्टेज पे एंट्रोपी चेंज है। तो जनरली जो एंट्रोपी है उसका अपन एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी जो अपन को चेंज है वो इजीली ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे अपन इसके चेंज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। जिस तरह से अपन ने एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का देखा था, उसी तरह ये भी क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू इजीली ज्ञात नहीं की जा सकती, इसको चेंज के लिए देखेंगे। तो अपन दो डिफरेंट स्टेज, जो अपनी स्टेज ए एंड स्टेज बी है उस पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो डेल्टा एस आएगा वो आएगा एस बी माइनस एस ए इक्वल टू Q रिवर्सिबल बटे टी। यहाँ पे जो एस बी है वो अवस्था बी के अंदर एंट्रोपी है और एस ए है वो अवस्था ए में है। तो यदि कोई तंत्र टी ताप पर Q ऊष्मा अवशोषित करते ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है तो जो एंट्रोपी चेंज होगा उसकी वैल्यू फाइनाइट होगी और उससे अपन फाइनल माइनस इनिशियल यानी एस बी माइनस एस ए के रूप में डिनोट करेंगे। ये जो एंट्रोपी है ये भी ऊर्जा के समान एक स्टेट फंक्शन है, यानी एंट्रोपी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। अतः जो स्टेट फंक्शन होते हैं उनका अपन एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, तो एंट्रोपी का भी अपन क्या करेंगे, एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और ये एक स्टेट फंक्शन है। जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो जनरली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का फलन होते हैं। तो जो एंट्रोपी है वो भी इन तीनों का फलन होती है। इनमें से अपन किसी भी दो के द्वारा इसे व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी अपन जो फंक्शन है उसको अपन किसी भी दो वेरिएबल के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह जो एंट्रोपी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी तंत्र की मात्रा पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि तंत्र की जितनी मात्रा होगी अवशोषित की गई ऊष्मा का मान उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसी तरह ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन, यानी किन्हीं भी दो अवस्थाओं में एंट्रोपी का मान समान नहीं हो सकता। यदि अवस्था भिन्न भिन्न है तो एंट्रोपी भी भिन्न होंगी। तो ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। जो एंट्रोपी है उसकी यूनिट अपन यहाँ देखेंगे। Q की यूनिट होती है जनरली जूल, कैलोरी या फिर अर्ग, और T की होती है डिग्री और केल्विन। तो जो एंट्रोपी है उसकी यूनिट होगी कैलोरी प्रति डिग्री प्रति मोल। यहाँ मोल अपन ने लिया है वो मोलर एंट्रोपी के रूप में लिया है, यानी अपन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से भी डिवाइड करेंगे तो उसे कहेंगे अपन मोलर एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की यूनिट कैलोरी पर डिग्री भी होती है और कैलोरी पर डिग्री पर मोल, जिसे अपन मोलर एंट्रोपी के रूप में डिफाइन करेंगे। इसी तरह दूसरी होती है जूल पर डिग्री पर मोल। एक होती है एंट्रोपी यूनिट, जनरली सो अपन एंट्रोपी यूनिट से भी बोल सकते हैं।
अब है यदि कोई टी ताप पर डी क्यू रिवर्सिबल हो, अपन ने यहाँ क्यू रिवर्सिबल लिखा है, अब अपन इसको चेंज के रूप में लिखेंगे तो ये जो आ गया इसको अवकलन यानी बहुत ही कम परिवर्तन हो। ये तो क्या कहता है, दो भिन्न भिन्न अवस्थाओं पे परिवर्तन को दर्शाता है डेल्टा। तो ये जो डी है वो उसके अंदर बहुत ही कम परिवर्तन को दर्शाता है, यानी एंट्रोपी में बहुत ही कम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये डी क्यू रिवर्सिबल भी बहुत कम ऊष्मा में परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो अपन इसको अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए डी एस के रूप में डिफाइन करेंगे। तो डी एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बटे टी। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय तथा सराउंडिंग की संयुक्त एंट्रोपी निश्चित होती है। जनरली जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी के बराबर होगी। और यही जो अपना सेकंड लॉ था उसमें भी अपन यही बताते हैं कि जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है, कुल एंट्रोपी निश्चित होती है। तो जो सिस्टम और सराउंडिंग है उसकी संयुक्त एंट्रोपी निश्चित होती है, जबकि जो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, जबकि जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है उसमें संयुक्त एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है और ये साम्य अवस्था की ओर अग्रसर होती है। जो अपन ने इसकी सेकेंड लॉ में देखा था कि जितने भी स्वतः और प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं उनकी एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है। तो प्राकृतिक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं, इसीलिए जो द्वितीय नियम था उसका ये कथन था कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ती जा रही है। और क्लासियस ने जो दोनों नियम थे उनको मिलाकर एक कथन दिया, ये कहा कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो स्थिर रहती है। क्योंकि प्रथम नियम में अपन ने देखा था कि प्रथम नियम ये था कि ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, इसका न तो नष्ट किया जाता है और न ही इसको उत्पन्न किया जाता है, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है। तो जो फर्स्ट और जबकि सेकंड नियम ये था कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ती रहती है और साम्य अवस्था की ओर अग्रसर होती है। तो इन दोनों को मिला के क्लासियस ने ये दे दिया स्टेटमेंट कि ब्रह्मांड की ऊर्जा तो स्थिर रहती है जबकि उसकी एंट्रोपी निरंतर बढ़ती है। एंट्रोपी भी एक स्टेट फलन है। तो यदि अपन ने एंट्रोपी को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्ञात किया तो ये अपनी स्टैंडर्ड एंट्रोपी कहलाएगी, जिसे अपन एस नोट के द्वारा डिफाइन करेंगे। अब अपनी जो एंट्रोपी है वो अपन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में देखेंगे कि किस तरह से होती है। तो भौतिक प्रावस्थाओं में एंट्रोपी परिवर्तन, जैसे भौतिक प्रावस्था, जैसे द्रव का वाष्प में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, ये सब, या फिर एक अपर रूप का दूसरे अपर रूप में परिवर्तन, ये सब क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और ये जो परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं और स्थिर ताप पर होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब कि अपन द्रव को वाष्प में भी चेंज कर सकते हैं और वाष्प को पुनः द्रव में भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को पुनः सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो इन जितने भी प्रक्रम है उसमें एंट्रोपी चेंज अपन ज्ञात कर सकते हैं। उनके द्वारा अवशोषित ऊष्मा अपन इजीली ज्ञात करेंगे कि द्रव को वाष्प में चेंज करने के लिए उस पदार्थ ने कितनी ऊष्मा ग्रहण की है वो ज्ञात कर लेंगे उस ताप पे, तो अपना एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। तो द्रव प्रावस्था का वाष्प में परिवर्तन, यानी जो अपनी स्टेज है वो लिक्विड टू वेपर में चेंज हो रही है। तो लिक्विड को यदि अपन ने ऊष्मा दी, ठीक है, कोई भी लिक्विड है उसको अपन ऊष्मा देंगे तो वो जो लिक्विड है वो एक निश्चित ताप, जिसे अपन उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, उस ताप पर वो लिक्विड वेपर में चेंज होने लगता है। तो इस जो ग्रहण की गई ऊष्मा है इसे अपन कहेंगे उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। उसके वाष्प में परिवर्तन होने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई उसे अपन कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और जो अपना टेम्परेचर था जिसे अपन ने बॉइलिंग पॉइंट कहा था, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है अपने पास, एंट्रोपी चेंज कहलाता है। तो जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर ऊष्मा दी जाती है तो वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। माना स्थिर दाब पर 1 मोल पदार्थ, मोल अपन ने 1 ले लिया, ये मोलर में चेंज हो गया, पदार्थ अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प अवस्था में उत्क्रमणीय रूप से चेंज होता है। उत्क्रमणीय रूप से मतलब ये वो द्रव है जो लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड चेंज हो सकता है। तो डेल्टा एच वी है ये अपनी क्या कहलाएगी, मोलर वाष्पन ऊष्मा। इतनी ऊष्मा अवशोषित हुई तो अतः एंट्रोपी में चेंज अपने पास क्यू रिवर्सिबल बटे टी से डेल्टा एच वी अपॉन टी भी आ जाएगा। अब है सॉलिड टू लिक्विड में चेंज। तो जब इसी तरह यदि अपन ने सॉलिड को हीट दी तो अपने जो मेल्टिंग पॉइंट है उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा और इस प्रोसेस में उसने जितनी ऊष्मा ग्रहण की गई वो उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। तो इस गलन की गुप्त ऊष्मा का तथा उस मेल्टिंग पॉइंट का जो रेशियो होगा वो अपना क्या कहलाएगा, एंट्रोपी चेंज।
तो जब ठोस को उसके गलनांक पर ऊष्मा दी जाती है तो वह द्रव में चेंज हो जाता है और यह ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वो यदि 1 मोल पदार्थ के लिए गलन बिंदु TF पर द्रव में चेंज किया जाता है तो डेल्टा HF उसकी ऊष्मा अवशोषित है। तो डेल्टा SF कितना कहलाएगा, Q रिवर्सिबल बटे T इक्वल टू डेल्टा HF बटे TF। और यहाँ जो डेल्टा S है वो गलन में एंट्रोपी चेंज है। अब देखिए कोई भी ठोस है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो ऊष्मा का अवशोषण करेगा, यानी जो डेल्टा HF उसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा इस प्रोसेस में, तो डेल्टा S भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये पॉजिटिव होगा, यानी इन दोनों चेंजेज में जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है। और आगे देखेंगे अपन, यदि किसी प्रक्रम में एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो प्रक्रम स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। तीसरा जो फिजिकल चेंज है वो है अपना एक क्रिस्टलीय रूप का दूसरे क्रिस्टलीय रूप में चेंज। तो यदि 1 मोल ठोस अपने संक्रमण ताप पे, तो एक टेम्परेचर जिस पे एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है वो उस अपर रूप का संक्रमण ताप कहलाता है। तो यदि 1 मोल ठोस संक्रमण ताप पर एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में चेंज होता है तो इस प्रोसेस में या तो ऊष्मा अवशोषित होगी या ऊष्मा उत्सर्जित होगी। ये उस पदार्थ पे निर्भर करेगा कि वो ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है या उत्सर्जन कर रहा है। तो ये जो ऊष्मा है ये उसकी संक्रमण ऊष्मा कहलाती है। यदि HT संक्रमण ऊष्मा है तो उसकी जो मोलर एंट्रोपी में चेंज डेल्टा ST है वो डेल्टा HT बटे TT के बराबर हो जाएगा। ये तीन अपने अवस्था परिवर्तन थे। अब अपन जो भौतिक परिवर्तन थे, अब अपना जो बॉइलिंग वाला है उसके लिए अपन एक नियम देंगे जिसे बोला गया है ट्राउटन का नियम। ये जो ट्राउटन का नियम है ये मोलर वाष्पन एंट्रोपी के लिए दिया गया है, यानी जो लिक्विड है अपना वो वेपर में चेंज हो रहा है उसके लिए दिया गया है। तो मोलर वाष्पन एंट्रोपी के लिए दिया गया है ट्राउटन लॉ। और ये नियम क्या कहता है कि सामान्यतः क्वथनांकों पर कई द्रवों की मोलर वाष्पन एंट्रोपी का मान लगभग कांस्टेंट होता है और ये होता है 88 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसे क्या कहा गया है, ट्राउटन का नियम। यानी जो अपना डेल्टा SV है जिस वो होता है 88 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इस जूल को यदि अपन कैलोरी में चेंज करेंगे तो इसमें 4.2 से डिवाइड करेंगे तो अपना हो गया 21 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जूल को कैलोरी में चेंज किया है। तो जो द्रव इस नियम का पालन करते हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा SV, और ये इसकी डेफिनेशन लगा दी डेल्टा HV अपॉन TB, इसकी वैल्यू 88 के इक्वल होगी। तो अपन यहाँ से डेल्टा HV निकाल लेंगे 88 को TB से मल्टीप्लाई करके। अब यदि अपने पास TB ज्ञात है तो अपन उसके लिए मोलर वाष्पन ऊष्मा या मोलर वाष्पन हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस नियम की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ये कि कुछ द्रवों पे ही लागू होता है, कुछ पे नहीं होता। अपन ने यहाँ लिखा है कई द्रवों पर। तो जनरली जो लिक्विड जिनके अंदर कोएगुलेशन या संगुणन की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी उनके अंदर कोई ऐसा बॉन्ड है जिसके द्वारा वो संगुणित हो जाते हैं, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। जैसे कि लिक्विड है, द्रव जल है, एल्कोहल है, एमीन्स है, इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जिसके कारण इनमें संगुणन हो जाता है, तो इनकी वास्तविक स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाती है, इसीलिए ट्राउटन लॉ इन पे लागू नहीं होता है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि ये जो नियम है वो 150 केल्विन क्वथनांक से कम वाले द्रवों पर लागू नहीं होता है। यानी वे लिक्विड्स जिनके लिए जो TB या बॉइलिंग पॉइंट है वो 150 से कम है, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। आगे है अपना अवस्था के फलन के रूप में एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी को अपन अवस्था फलन के रूप में किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन एंट्रोपी की डेफिनेशन लगाएंगे, DS इक्वल टू DQ रिवर्सिबल बटे T। ये अभी अपन ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, इसे अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। चूँकि एंट्रोपी भी अवस्था फलन है, चूँकि एंट्रोपी अवस्था फलन है इसका मतलब ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम आदि पे डिपेंड करती है, तो अवस्था गुणों के द्वारा इसे अपन व्यक्त कर सकते हैं। अब कोई भी गैस है उसके रिवर्सिबल एक्सपेंशन या प्रसार के लिए अपन ने जो फर्स्ट लॉ देखा था वो था अपना DQ रिवर्सिबल इक्वल टू DE प्लस P डेल्टा V या DV। यहाँ जो DQ है इसकी वैल्यू अपन समीकरण 1 में रखेंगे, तो DS इक्वल टू क्या हो गया, DQ रिवर्सिबल बटे T इक्वल टू DE बटे T प्लस P बटे T इंटू DV। इसे दे दिया समीकरण नंबर 3। ये अपना जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इन दोनों इक्वेशन से अपन ने इक्वेशन नंबर 3 निकाल ली।
ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये क्या है, फर्स्ट और द्वितीय प्रथम और द्वितीय दोनों नियम का संयुक्त रूप है और ये ऊष्मागतिकी की मूल समीकरण है, यानी दोनों नियमों को एक रूप से लिख दिया। इस समीकरण 3 के अंदर 1/T और P/T ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं आएगा, और जो दाब है वो भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अब जो अपनी ये इक्वेशन से डेल्टा एस या डी एस की वैल्यू है वो एक तो डी ई पे डिपेंड करेगी और एक डी वी पे। तो अपने पास दो स्टेज होंगी। तो केस फर्स्ट होगा यदि अपने पास आयतन कांस्टेंट हो, आयतन कांस्टेंट होगा यानी डी वी, आयतन में परिवर्तन कितना हो गया, 0। तो अपने पास जो डी एस है वो किसके इक्वल हो गया, डी ई बटे टी। तो स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊर्जा यानी डीई का मान यदि बढ़ेगा तो उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी, यानी स्थिर आयतन पर यदि डीई, क्योंकि स्थिर आयतन पर अपने पास डी एस इक्वल टू डी बटे टी बचेगा, ये 0 हो गया। तो यदि डीई का मान बढ़ेगा तो डी एस का मान भी बढ़ेगा। इसी तरह अपना केस सेकंड होगा कि यदि अपनी ऊर्जा स्थिर है यानी ई कांस्टेंट है तो ऊर्जा में चेंज यानी डीई कितना हो जाएगा, 0। तो ये अपने पास 0 हो गया। तो अपने पास क्या बचा, डी एस, ये अपने पास 0 है तो बचा डी एस इक्वल टू पी बटे टी डी वी। पी और टी पॉजिटिव है, तो यदि डी वी का मान बढ़ेगा यानी आयतन में यदि वृद्धि होगी तो एंट्रोपी का मान भी बढ़ेगा। और वैसे भी आगे अपन देखेंगे कि जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, अव्यवस्था या बेतरतीब या अस्त व्यस्तता होती है, यानी किसी तंत्र के अंदर डिसऑर्डरनेस जितनी ज़्यादा होगी उस तंत्र की एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जनरली यदि किसी भी तंत्र के अंदर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ऊर्जा में बढ़ रही है, यानी यदि ऊर्जा बढ़ेगी तो उसके कण इधर उधर तेजी से गति करेंगे, तो वैसे ही उसमें अव्यवस्था बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अपन इसको डेफिनेशन से भी निकाल लेंगे आगे। इसी तरह डी वी बढ़ने से, यानी यदि किसी तंत्र का आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ने के कारण जो कण हैं उनको गति करने के लिए अधिक वॉल्यूम मिल जाएगा, अधिक खुला क्षेत्र मिलेगा, जिसके कारण उनकी गति तेज हो जाएगी। तो यानी इसमें भी क्या होगी, उसकी अव्यवस्था बढ़ रही है तो उसमें भी डी एस का मान बढ़ेगा। तो ये अपना जो एंट्रोपी था उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड नियम की एंट्रोपी दोनों को एक कंबाइंड करके एक इक्वेशन दी, जिसे अपन ने अवस्था ऊष्मागतिकी की मूल समीकरण या अवस्था फलन के रूप में एंट्रोपी के द्वारा दर्शाया है। तो अपन ने एंट्रोपी की डेफिनेशन देख ली। अब अगला जो अपना लेक्चर है उसमें अपन देखेंगे स्थिर दाब पर एंट्रोपी में चेंज और स्थिर आयतन पर एंट्रोपी में चेंज, यानी जो अपनी एंट्रोपी है वो वॉल्यूम और प्रेशर के हिसाब, वॉल्यूम और प्रेशर के अकॉर्डिंग किस प्रकार से चेंज होती है, उनका कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे। और टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगी, यानी हमने देखा कि जो एंट्रोपी है वो स्टेट फंक्शन यानी टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर का फंक्शन है। तो अपन टेम्परेचर को तो हमेशा साथ में रखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में ही जो अपना डी एस है वो डी क्यू इक्विलिब्रियम बटे टी के बराबर होता है। तो टेम्परेचर में चेंज से तो एंट्रोपी चेंज होगी, तो एंट्रोपी को तो अपन हमेशा रखेंगे। तो एक बार टेम्परेचर को तो अपन हमेशा फंक्शन के रूप में रखेंगे। तो एक बार टेम्परेचर के साथ अपन वॉल्यूम को लेंगे और एक बार अपन टेम्परेचर के साथ प्रेशर को लेंगे। इस तरह अपन से आगे एंट्रोपी की दो इक्वेशन निकालेंगे जो टेम्परेचर और प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में होगी। ओके, थैंक यू।